नमस्कार, मैं हूं तनिषा चौहान और मैं हूं संजय मल्होत्रा। साल 2016 अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है, जबकि साल 2017 का आगाज होने वाला है। और इस पूरे साल में हरियाणा में क्या रहा है खास, इसके लिए पेश है हमारी खास रिपोर्ट अलविदा साल 2016। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हम देखेंगे कि हरियाणा के लिए साल 2016 किस तरह का रहा। बात करें हरियाणा की सियासत की, प्रदेश के लोगों की, प्रदेश के साथ जुड़े विवादों की, और इसके लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा, हम इस बार की ये जो रिपोर्ट है, इसमें कौन से बिंदुओं को खास जो है वो रख के बात कर सकते हैं? तनिषा, बिल्कुल आपने सही बात कही। सबसे बड़ी बात तो जो हरियाणा 2016 जिसके लिए जाना जाएगा वो निश्चित तौर पर जाट आरक्षण आंदोलन रहा। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हरियाणा के इतिहास में घटी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक घटना घटी, कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जो खुशियां लेकर आई। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें साक्षी मलिक की, जिन्होंने रियो ओलंपिक्स में हमारे लिए कांस्य पदक जीता देश के लिए। इसके अलावा SYL के मुद्दे पर भी फैसला हरियाणा के एक तरह से पक्ष में आया, वो भी एक खुशी हरियाणा को मिली। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा ने इस साल अपनी स्थापना के 50 साल पूरे किए। तो कुल मिलाकर ये मिला जुला साल हम हरियाणा के लिए कह सकते हैं। यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू देखने को मिलेंगे हमारे आज के इस खास रिपोर्ट में। साल 2016 हरियाणा के लिए जहां जाट आरक्षण आंदोलन जैसी त्रासदी लेकर आया, वहीं रियो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक के पदक और SYL पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने चेहरों पर मुस्कान लाने का काम भी किया। इसी साल हरियाणा ने अपनी स्थापना के 50 साल भी पूरे किए। इस अवसर पर जहां गुड़गांव में भव्य स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, वहीं सारा वर्ष आयोजन करने की रूपरेखा भी तैयार की गई। राजनीतिक मोर्चे पर भी उठापटक का सिलसिला जारी रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ CBI ने कई मामले दर्ज किए। वहीं हुड्डा कार्यकाल के दौरान रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील्स की जांच कर रहे SN ढींगरा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी। विपक्ष ने भी कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमले करने जारी रखे। केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले ने हरियाणा में भी असर दिखाया। जहां तक सरकार की उपलब्धियों का सवाल है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर पर लिंग अनुपात का बेहतर होना रहा। प्रदेश में महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों की तुलना में 871 से बढ़कर 899 हो गई है। लेकिन जाट आरक्षण के दौरान हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं ने साल भर की सारी उपलब्धियों को गौण कर दिया। साल 2016 में जो वाकया हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, वो रहा है जाट आरक्षण आंदोलन का। जो हिंसा इस आंदोलन के दौरान हुई है, वो हमने हरियाणा के इतिहास में कभी भी नहीं देखी थी। 30 लोगों की जान चली गई और जान माल का भारी नुकसान हुआ। हरियाणा प्रदेश ने ऐसा हिंसक आंदोलन जो है वो कभी भी नहीं देखा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी खास रिपोर्ट जाट आरक्षण आंदोलन पर। जाट आरक्षण लेके जाएंगे, जाट एकता जिंदाबाद। फरवरी 2016 के घटनाक्रम ने हरियाणा और हरियाणा वासियों को जितनी ठेस पहुंचाई, शायद ही किसी और घटना ने इतनी पहुंचाई हो। जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर प्रदेश के कुछ इलाकों में अभूतपूर्व हिंसा हुई। 30 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अरबों रुपए की संपत्ति आगजनी और लूटपाट की भेंट चढ़ गई। हिंसा का सबसे ज्यादा असर रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिलों में देखने को मिला। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में दंगाइयों ने कई बेकसूरों की जान ले ली। पुलिस की गोलीबारी में कई दंगाइयों की जान भी गई। प्रदेश में कानून और व्यवस्था किस कदर गायब हो चुकी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का रोहतक आवास भी दंगाइयों के हाथों से बच नहीं सका। कैप्टन अभिमन्यु की आवास को पूरी तरह से आग की भेंट कर दिया गया। लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली सबसे बड़ी घटना देश के नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग पर मूर्थल के नजदीक हुई।
आरोप लगे कि दंगाइयों ने हाईवे पर स्थित एक मशहूर ढाबे पर हमला बोल महिलाओं को अगवा कर लिया है और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन करने के आदेश दिए। मामले की जांच निरंतर चल रही है, लेकिन ना तो कोई पीड़ित इस मामले में आगे आया है और ना ही पुलिस किसी आरोपी तक पहुंच पाई है। कि 10 महिलाओं के साथ सुखदेव ढाबे पे किडनैप किया गया और उनका बलात्कार किया गया। ये बहुत बड़ा संगीन आरोप लगता है और मैं इसको आगजनी नहीं कहूंगा, मैं इसको रॉयट्स कहूंगा। जाट आंदोलन का यह घटनाक्रम मनोहर लाल खट्टर सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा था। हिंसा और आगजनी की घटनाओं को रोकने में सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई। जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच करनी थी। प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश के प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लेकर तल्ख टिप्पणियां की। पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए गठित झा आयोग की रिपोर्ट भी अभी आनी है। इस बीच जाटों को आरक्षण दिए जाने को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। सरकार द्वारा आरक्षण के लिए जारी की गई अधिसूचना पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। वहीं जाट दोबारा सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को पैर में पका देना है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं। 15 जनवरी को यात्रा की क्या आउटपुट रही और जो हरियाणा में किस तरह धरने कहाँ लगने हैं, उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। हरियाणा की कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी उसी दिन की जाएगी और उसके बाद धरनों की सबकी घोषणा कर दी जाएगी। और ये भी तय हुआ कि 29 जनवरी से हम लोग शांतिपूर्वक धरने जिस तरह जून में दिए थे, 29 जनवरी से पूरे हरियाणा में, पिछली बार हमने 10-11 जिले छोड़ दिए गए थे, इस बार कोई भी जिला नहीं छूटेगा। सभी जिलों की सूचनाएं धरनों की 15 जनवरी को प्रसारित कर दी जाएगी और 29 जनवरी से आंदोलन की शुरुआत है। जाट आरक्षण आंदोलन ने हरियाणा की सियासत को 2016 में नुमाया तौर पर मुतासिर किया, लेकिन यही सिर्फ एक घटना नहीं थी, और भी काफ़ी कुछ हुआ। तनिषा? जी हाँ, और बहुत से बिंदुओं पर अभी चर्चा बाकी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। सो आप बने रहे पीटीसी न्यूज़ के साथ और हरियाणा की इस खास पेशकश में अब हम बात करेंगे हरियाणा से जुड़े और भी मुद्दों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे थे कि हरियाणा के लिए साल 2016 किस तरह का रहा। अभी हमने जाट आरक्षण का मुद्दा है उस पर बातचीत की है, लेकिन संजय, और कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए हरियाणा का ये जो साल है पूरा जाना जाएगा? तनिषा, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस सेगमेंट में जो हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो हम बात करेंगे SYL की। SYL पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए बहुत लंबे समय से मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और वो फैसला हरियाणा के हक में आया। हालांकि SYL जल्दी बनने वाली इस तरह का कुछ हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विधानसभा सेशंस की, और इस बार चूँकि स्थापना का साल था, 50 साल हो रहे थे, तो स्पेशल विधानसभा सेशन भी इस साल आयोजित हुआ। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार है उसके निशाने पर एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे और दूसरे रॉबर्ट वाड्रा रहे। ये लोग भी इन लोगों के खिलाफ भी कई तरह के जो है इंक्वायरीज चलती रही। तो इस जो सेगमेंट में हम इन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम इस रिपोर्ट की ओर। SYL मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रदेशवासियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, क्योंकि इस बार का फैसला हरियाणा के हक में आया। लेकिन क्या ये नहर बन पाएगी, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। आए देखें ये रिपोर्ट। SYL के ऊपर जो हमारा अधिकार है, जो हमारा पानी, जितनी हमारी आवंटन किया गया है, उस पानी को लेकर के हरियाणा में लाना, ये हमारा दायित्व है। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL का मुद्दा साल 2016 में अहम मुद्दा बनकर उभरा। करीब 11 साल के इंतजार के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपना फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जहां हरियाणा में खुशी की लहर दौड़ रही थी, वहीं पंजाब में इसे लेकर विपरीत प्रतिक्रिया होना लाजमी था। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर दोहरा दिया कि हरियाणा के लिए पंजाब के पास एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। ना साडे कोले पानी सी, ना है, ना देवांगे, ना नहर रास्ते जमीन है ते ना नहर पुट्टण देवांगे। इकट्ठे होके प्रण करिए कि पंजाब नूं बचाउणा है, पंजाब दे पाणियां नूं बचाउणा है। ते अज मैं ऐलान करना चाहना है, भावें मेरी जान चली जाए, भावें सारे अकाली दल दी जान चली जाए, पर एक बूंद पानी नहीं बांधदा। यही नहीं, पंजाब सरकार ने बाकायदा कानून पारित कर SYL के लिए किए गए जमीन के अधिग्रहण को ही रद्द कर दिया। हालांकि पंजाब की इस कार्रवाई के खिलाफ हरियाणा ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नहर स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी कहा है, लेकिन नहर का निर्माण कब और कैसे होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार भाजपा सरकार के निशाने पर रहे। उन पर कई इंक्वायरीज चली है। हालांकि इसके ऊपर हुड्डा का कहना है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरकार के निशाने पर रहे। कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड की मालिक कंपनी AGL को पंचकूला में वापस लिया प्लाट दोबारा अलॉट करने के मामले में हुड्डा के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने जांच की। इस जांच के आधार पर यह मामला CBI को सौंप दिया गया। गुड़गांव जिले में भी भूमि अधिग्रहण किए जाने के मामले में हुड्डा और उनके कई नजदीकियों के आवासों पर CBI ने छापेमारी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन दोनों कार्रवाइयों को बदले की भावना से प्रेरित बताया। रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील्स की जांच करने के लिए बनाए गए SN ढींगरा आयोग ने इस साल अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। कांग्रेस की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील भी साल 2016 में गाहे बगाहे सुर्खियां बटोरती रही। खट्टर सरकार द्वारा गठित SN ढींगरा आयोग ने इस साल अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री खट्टर का कहना है कि इस रिपोर्ट को बजट सत्र के दौरान विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। बहरहाल मीडिया में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बयानबाजी भले ही जारी हो, लेकिन उनके खिलाफ ठोस कदम उठाने में ये सरकार ज्यादा रुचि लेती नजर नहीं आई। रिपोर्ट उन सब विषयों को के बारे में है जो मुझे सौंपे गए थे। उन सभी विषयों को विस्तार से मैंने अपनी रिपोर्ट में हैंडल किया है और जो कुछ भी मुझे एविडेंस मिली है फाइलों से, वो सारी मैंने उनमें लिखी है। हरियाणा की स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र की खासियत ये रही कि इसमें न सिर्फ मौजूदा विधायक मौजूद थे, बल्कि पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी इसके लिए इनवाइट किए गए। अपने कार्यकाल के दूसरे साल में प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने साल में विधानसभा के 3 सत्र करवाने का अपना वादा भी पूरा किया। यही नहीं, प्रदेश की स्थापना के उपलक्ष्य में विशेष गोल्डन जुबली सत्र भी करवाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आग्रह पर इस सत्र से पहले पंचकूला में एक विशेष समारोह का आयोजन भी हुआ। इस कार्यक्रम में न केवल मौजूदा विधायकों बल्कि पूर्व विधायकों, मौजूदा और पूर्व सांसदों को भी आमंत्रित किया गया। हालांकि इस विशेष सत्र के दौरान विपक्षी दल इनेलो और कांग्रेस ने सरकार को इसकी नाकामियों के लिए खूब खरी खोटी सुनाई और सत्र का बहिष्कार भी कर दिया। इस बात को लेकर के बहिष्कार किया है कि हमारे सामने बारी-बारी प्रदेश की सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि हरियाणा प्रदेश के जो निर्माता रहे हैं, इन्होंने इस प्रदेश को बनाने में अपना योगदान दिया है, अब उन सबको कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मान देने का काम करेंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी, 1 नवंबर को ना तो प्रधानमंत्री के मुखारी से, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री की जबान से, ना हमारे महामहिम से एक शब्द भी उन लोगों के लिए नहीं कहा गया था जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने में अहम भूमिका निभाई, अहम योगदान दिया था। हमने काफ़ी मुद्दों के ऊपर चर्चा की है जो हरियाणा 2016 के लिए काफ़ी खास रहे हैं।
अभी और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भी हमें चर्चा करनी है, काफ़ी सारी घटनाएं हैं। जी संजय, लेकिन वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास रिपोर्ट अलविदा 2016 में। हमने काफ़ी बिंदुओं के ऊपर चर्चा की और संजय, अब हम इस सेगमेंट में किन बातों के ऊपर विचार चर्चा करेंगे? तनिषा, हालांकि हरियाणा में घटनाएं तो बहुत हैं और बहुत ही घटनापूर्ण साल रहा है, लेकिन इस सेगमेंट में मुझे लगता है अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम करेंगे कि इस साल हरियाणा ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे किए। ये स्वर्ण जयंती साल है और हरियाणा सरकार इसको बहुत बड़े पैमाने पर मना रही है और इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम गुड़गांव में आयोजित हुआ जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इसके अलावा गीता जयंती समारोह हरियाणा में हर साल होता है, लेकिन इस बार चूंकि ये स्वर्ण जयंती साल था तो उसको भी काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाया गया। और इसके अलावा हरियाणा जो है वो निवेश आकर्षित करने के लिए काफ़ी काम कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए यहाँ पर, ताकि नए उद्योग लगे, नए लोगों को रोज़गार मिले। इसके लिए हैपनिंग हरियाणा जो थी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करवाई गई गुड़गांव में, जहाँ पर काफ़ी कंपनियों ने भाग लिया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी इस साल की। इसके अलावा अगर राजनीति की अगर बात करें तो राज्यसभा के चुनाव भी थे इस बार, लेकिन इस बार राज्यसभा के चुनाव जो थे वो कुछ विवाद में रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह दोबारा चुने गए राज्यसभा के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो कि एक मीडिया कारोबारी भी हैं, वो चुने गए हैं। लेकिन उनका जो चुनाव था वो विवाद में रहा। कोई पेन वहाँ पर चेंज हुआ जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा विवाद बना और वो मामला अब अदालत में भी है। सो इस बार हम कह सकते हैं कि हरियाणा में बहुत से इवेंट्स भी हुए और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हुए। तो अब हम चर्चा करते हैं कि हरियाणा में इस बार किस तरह से खास समारोह जो है उनका आयोजन किया गया और राजनीति में क्या खास रहा। इस बार राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हरियाणा में चुनाव हुए, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपनी जीत दर्ज करवाई। लेकिन सुभाष चंद्रा की इस जीत के ऊपर विवाद जुड़ा रहा। क्यों जुड़ा सुभाष चंद्रा की इस जीत पर विवाद, आए देखें। जून के महीने में केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह को दोबारा राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया। मीडिया व्यवसायी सुभाष चंद्रा भी भाजपा के समर्थन से राज्यसभा के सदस्य चुने गए, लेकिन चंद्रा का चुनाव बेहद विवादित रहा। कांग्रेस और इनेलो के समर्थन से चुनाव लड़ने वाले आजाद उम्मीदवार आर.के. आनंद ने आरोप लगाया कि वोटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष पेन को साजिश के तहत बदला गया है। गलत पेन के प्रयोग के चलते ज्यादातर कांग्रेस विधायकों के वोट रद्द हो गए। जब एक वोट इनवैलिड हो रहा था मेरा, तो जब लाइन देखी मैंने टेढ़ी मेढ़ी, तो मैंने कहा ये तो किसी ओल्ड मैन का होगा। तो मैंने देखा यहाँ हमारे मिड्डा साहब हो सकते हैं या सिंगला साहब हो सकते हैं। मैं जी मिड्डा साहब को वोट तो अशोक जी ने डाला है, वो तो हो नहीं सकता। तो ये मैंने कहा ये सिंगला साहब का वोट हो सकता है। मैं कभी कोई ओल्ड आदमी हो सकता है, उसे वो डाली हो तो वो वोट उसको वैलिड पाया गया और उसमें पेन भी वही था। अगर अभय भाई के दिल में या चौटाला साहब के दिल में कोई नियत होती, कोई खोट होती, तो 18 के 18 वोट इनवैलिड होते ना, 13 नहीं होते। ऐसा नहीं होता है। अगर कांग्रेस हाई कमांड में अगर धोखा होता तो किरण चौधरी की वोट, सुरजेवाला की वोट और कुलदीप की वोट, उसकी वाइफ की वोट, वो ऐसे नहीं होती जैसे पड़ी है। ऑब्वियस है, उनको सारे के सारे 13 के 13 आदमी इकट्ठे आए। अगर उनका दिल था वोट डालने के लिए तो उनको सुबह यहाँ होना चाहिए था। हर साल हरियाणा में गीता जयंती समारोह मनाया जाता है, लेकिन इस बार गीता जयंती समारोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। इसके लिए लगभग 2 हफ्ते तक कुरुक्षेत्र में काफ़ी धूम रही समारोह की और काफ़ी ज़्यादा खास झलकियाँ जो है गीता जयंती समारोह की देखने को मिली। दिसंबर के महीने में कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस वर्ष यह समारोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस समारोह के उद्घाटन के लिए आना था, लेकिन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जय जयललिता के असामयिक निधन के चलते वे इस कार्यक्रम में शामिल न हो सके। हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का निधन हो गया है अचानक, और मैं उनके निधन पर अपनी ओर से
शोक व्यक्त करता हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और तमिलनाडु के लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं और इस शोक अवसर पर उनको सबको श्रद्धांजलि में जयललिता जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन इस अवसर पर आयोजित क्राफ्ट मेले में बड़ी संख्या में देश भर से आए शिल्पकार और फनकार पहुंचे। परम सुंदरी, अपूर्व सुंदरी, दिव्य सुंदरी, अनिंद्य सुंदरी, ये सारे के सारे विशेषण मुझे दिए हैं मेरी सखियों ने। अपने विषय में मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, मैं तो वही कह रही हूँ जो कुछ मेरे रूप को लेकर कहा है काव्य निपुण कवियों ने। यदि मेरा परामर्श माने तो स्वयंवर का आयोजन कीजिए इनके लिए। जो आर्यावर्त का श्रेष्ठ वीर हो, देवी कृष्णा का वर्ण भी वही करे। कृष्ण से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम आर्यावर्त में ही नहीं, तीनों लोकों में कोई नहीं है। श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। सरिता सरोवर मन हरे, विश्राम का आग्रह करे। सरिता सरोवर मन हरे, विश्राम का आग्रह करे। सुमन तरुवर नवल दंपति पर लुटाते हैं हृदय स्पंदन, प्रणय के गीत गाते हैं। तुम्हारा बड़ा उपकार माया, तुमने मुझे 5 पतियों से परिचित कराया, परंतु अपने जीवन को इन 5 के साथ कैसे बांटूंगी ये नहीं बताया। बिना बताए ही ओझल हो गई माया। माया वो तो स्वभाव से ही चंचल, पल में प्रत्यक्ष, पल में ओझल। तुम्हारी समस्या का हल अत्यंत सरल। एक एक पति के संग एक एक वर्ष बिताओ। जो देवता जिस फूल से प्रसन्न हो उस पे वही चढ़ाओ। तपस्या तो मुझे भी करनी होगी दीर्घ 2 वर्ष। तब तक यदि कोई अघटन न घट गया तब जाकर पाऊंगी हृदयेश्वर का संग और स्पर्श। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा और इजराइल में इस बार भी सहयोग का सिलसिला जारी रहा। घरौंडा के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इजराइल के राष्ट्रपति ने खुद शिरकत की। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा और इजराइल के बीच सहयोग का सिलसिला इस साल और मजबूत हुआ। इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवेलिन घरौंडा में बने सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पहुंचे। इजराइल के सहयोग से स्थापित किया गया ये केंद्र सब्जी अनुसंधान के क्षेत्र में अहम किरदार निभा रहा है। आदरणीय इजराइल के राष्ट्रपति श्रीमान रूबी जी का यहाँ हरियाणा की भूमि पर स्वागत करता हूँ। हमारे घरौंडा में ये बागवानी का एक्सीलेंसी सेंटर, इसी तरह से मांगियाना में फलों का एक्सीलेंसी सेंटर, इसी तरह से हिसार में डेयरी का एक्सीलेंसी सेंटर, जज्जर में हमारा फूलों का एक्सीलेंसी सेंटर, इसी प्रकार से हमारा मधुमक्खी पालन का कुरुक्षेत्र में एक्सीलेंसी सेंटर, सब इनके सहयोग से बन रहे हैं। इजराइल खेती की तकनीकों के मामले में, सिंचाई की तकनीकों के मामले में बहुत आगे है और हम दोनों मिलकर एक साथ बढ़ रहे हैं। हमने इजराइल से अभी काफ़ी बातें और सीखनी है। इजराइल के लोग जितने अच्छे खेती में हैं उतने अच्छे बिजनेस में भी हैं। हमको खेती के बिजनेस में भी इनका अनुकरण करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। इजराइल के लोगों की हरियाणा के लोगों की एक समानता है, दोनों बहुत अच्छे सैनिक हैं, जमकर लड़ते हैं, लेकिन इजराइल के लोग उतने अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। इसलिए B2B रिलेशन जो है वो बिजनेस वाले रिलेशन को, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट रिलेशन को और जनता से जनता के संबंध को आगे बढ़ाते हुए इजराइल के साथ लगातार प्रगति करनी है। हरियाणा ने अपनी स्थापना के 50 साल भी इस साल पूरे किए। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी।
1 नवंबर 2016 को इसके लिए एक खास कार्यक्रम करवाया गया। गुड़गांव में ये कार्यक्रम हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए खुद पहुंचे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है कि हरियाणा के स्वर्ण उत्सव में उल्लास, उमंग और गौरव के इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन और संबल देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाले हम सबके प्रिय गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के प्रथम नागरिक राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी और हर दिल को प्यार से जीतने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। जोरदार तालियों से एक बार फिर से अपने विशिष्ट अतिथियों का आज के इस स्वर्णिम मौके पर हम स्वागत अभिनंदन करते हैं मंच पर। 1 नवंबर 2016 को हरियाणा ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर लिए। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस की शानदार शुरुआत गुड़गांव से हुई। मेरे ए बोले अंतर्यामी, मेरे ए बोले शंकर लहरी, बिंदी बर गहना रे ना मांगू और गरम गरम भोजन नहीं मांगू, बुड्ढे की अंगिया भी ना मांगू, बस में का विशालू ना मांगू। मेरे ए बोले अंतर्यामी, अंतर्जहनी अंतर्यामी, तुम लटा धरी और जटा धरी, मेरी जटा में गंगा रे घूम रही, मेरी जटा में गंगा घूम रही, मेरी जटा में गंगा घूम रही। बिच्छू की तो बिंदिया रे मांगूंगी, सांपों के महार बनाऊंगी, मैं तो हरी हरी चूड़ियां तक दूं और जमीन पे बिस्तर लाऊंगी। मेरा बखमत बोला रंग बोले, मेरा बखमत लहंगा रंग लहरी, तो तेरा ढंग ओए मेरा ढंग, इब ढंग में तू ढंग मिला लहरी, इब ढंग में तू ढंग मिला लहरी, इब ढंग में तू ढंग मिला लहरी। तेरी दिन भर भंग रगड़ूं और रगड़े खोट बिंदिया प्याऊं, तक तुम भी पियो के तेरा भी बगाना दिया, तुम भी पियो के तेरा भी बगाना दिया, बची खुशी पी लूं सारी, मैं तो बची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर गुड़गांव पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर समाज कल्याण परियोजनाओं को लॉन्च किया। इस अवसर पर राज्य के 7 जिलों को पूरी तरह से खुले में शौच करने से मुक्त जिले घोषित कर दिया गया। 8 जिलों को केरोसिन मुक्त जिले भी घोषित किया गया। हरियाणवी संस्कृति को दर्शाता शानदार रंगारंग कार्यक्रम इस समारोह की विशेषता रहा। कि स्वर्ण जयंती का अवसर न किसी दल का है, न किसी सरकार का है, यह अवसर हर एक हरियाणवी का है। व्यक्ति के जीवन में भी सालगिरह मनाना, कुछ विशेष अवसरों को मनाना व्यक्ति को नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। वैसे ही समाज को और राज्य को इस प्रकार के अवसर कुछ नया करने का संकल्प करने के लिए प्रेरणा देते हैं। देश और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश करें, इसके लिए भी हरियाणा सरकार के प्रयास जारी रहे। गुरुग्राम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया और इसको हैपनिंग हरियाणा का नाम दिया गया। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे अहम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में भी कई अहम कदम उठाए। मार्च में साइबर सिटी गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा समिट का आयोजन किया गया। सरकार ने दावा किया कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश के 6 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। समिट के दौरान राज्य को निवेश के लिए सबसे उपयुक्त राज्य के तौर पर पेश किया गया। प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी इस साल बेहतर हुआ। इस इंडेक्स में हरियाणा अब देश में 14वीं रैंकिंग से 4थी रैंकिंग पर पहुंच गया है।
तनिषा, आपने देखा कि हरियाणा किस तरह से 2016 में काफ़ी घटनापूर्ण साल हरियाणा के लिए रहा। खबरों घटनाओं का सिलसिला लगातार चलता रहा। अभी और भी हमारे पास कई ऐसी घटनाएं हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। लेकिन संजय, अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आएंगे और आखिरी सेगमेंट में देखेंगे कि हरियाणा के लिए साल 2016 में और क्या खास रहा है, कौन सी अचीवमेंट्स रही हैं, कौन से लोग आगे आए हैं और कौन से विवाद जुड़े हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। संजय, अगर हरियाणा की बात और खेल जगत की बात ना हो तो वो कैसे हो सकता है। इस बार की अगर बात करें तो खेल जगत में बहुत काफ़ी कुछ जो है वो खास रहा है। खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अहम ये साल रहा है क्योंकि रियो ओलंपिक्स हुए हैं, प्रदेश के 21 खिलाड़ियों का चयन इसमें हुआ है। सो खेल जगत की बात करें तो इस बार क्या खास रहा है? बिल्कुल तनिषा, खेलों के लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा के लिए हमेशा हर साल अच्छा रहता है और ये साल भी काफ़ी अच्छा हरियाणा के रहा। रियो ओलंपिक्स में जैसा आपने बताया 21 खिलाड़ी हरियाणा के थे और जो पदक वहाँ पर आया वो भी हरियाणा के हिस्से में आया। साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर पर थी। इसके अलावा दीपा मलिक ने, जो कि शॉट पुटर हैं, उन्होंने पैरालंपिक्स में, जो कि रियो में ही कुछ हफ्ते के बाद हुए, वहाँ पर उन्होंने भी पदक जीता, वो भी हरियाणा से हैं। और अगर खेलों के बाहर खेल की दुनिया की बात करें तो हरियाणा की पहलवान गीता फोगाट की शादी इस साल हुई और उन पर फिल्म भी बनी। दंगल फिल्म जो उनकी कहानी, उनके पिता की कहानी है, वो फिल्म भी जो है वो इस साल रिलीज़ हुई। जी, हरियाणा के खिलाड़ी इस बार छाए रहे हैं। आए देखें हमारी इस रिपोर्ट में। खेलों की दुनिया में हरियाणा के खिलाड़ियों का सुर्खियां बटोरना अब आम हो चला है। इस साल भी हरियाणा के खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन करते नजर आए। सबसे यादगार क्षण रहा साक्षी मलिक का रियो ओलंपिक्स में कुश्ती मुकाबले में कांस्य पदक जीतना। भारत पहुंचने पर साक्षी का शानदार स्वागत हुआ। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साक्षी को बधाई देने के लिए उनके गांव पहुंचे। उन्हें न सिर्फ 2.5 करोड़ का नगद इनाम मिला, बल्कि मोदी सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। रियो ओलंपिक्स में भी हरियाणा की नुमाइंदगी शानदार रही। भारतीय दल में 21 खिलाड़ी केवल हरियाणा से थे। सिर्फ ओलंपिक से नहीं, पैरालंपिक्स में भी हरियाणा की बेटी ने देश का मान बढ़ाया। 46 साल की दीपा मलिक ने कुछ सप्ताह बाद ही पैरालंपिक्स में शॉटपुट में पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की। दीपा मलिक पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। स्टार रेसलर गीता फोगाट इस साल शादी के बंधन में बंध गई। गीता फोगाट के परिवार और उनके पिता महावीर फोगाट की जिंदगी पर बनी फिल्म दंगल भी इस साल रिलीज हुई। दंगल बनाने वाले आमिर खान गीता फोगाट की शादी अटेंड करने खास तौर पर उनके गांव बलाली पहुंचे। हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह भी इस साल चर्चा में रहे। उनकी गर्लफ्रेंड रही ब्रिटिश हॉकी खिलाड़ी ऐशपाल कौर ने सरदार सिंह पर रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, लेकिन सरदार सिंह ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। अपनी खास पेशकश अलविदा 2016 में हमने हरियाणा की अहम घटनाओं और मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन घटनाओं और मुद्दों का सिलसिला अभी और भी लंबा है। आइए उन पर भी डाल लेते हैं एक नजर। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए जाने का ऐलान किया। नोटबंदी के इस अभूतपूर्व फैसले का हरियाणा पर भी असर नजर आया। बैंकों और एटीएम्स के बाहर लंबी कतारें रोजमर्रा की बात बन गई। लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी ज्यादातर सेवाओं को कैशलेस कर दिया। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए गए और कई तरह की रियायतों का ऐलान भी किया गया। चरखी दादरी इस साल राज्य का 22वां जिला बना। राखीगढ़ी में देश की प्राचीनतम सभ्यता पर अनुसंधान करने के लिए म्यूजियम कम इंटरप्रिटेशन सेंटर की शुरुआत की गई। पौराणिक सरस्वती को दोबारा जीवित करने का प्रयास भी किया गया। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आज जिसको हमने एक सपने के तौर पर देखा था या महसूस किया था, या जिसको हम इसरो या फिर नासा के उपग्रहों के माध्यम से ये
सोचा जा रहा था कि सरस्वती का जल जो है वो नीचे धरती की तरफ चल रहा है, और आज वो सपना हमारे सामने हकीकत बन गया है। और ये जो पवित्र सरस्वती नदी है आज हमारे सामने धरती पर ऊपर आती हुई हमें नज़र आ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। हम मुगल वाली विलेज में गए थे और वहाँ पर बिल्कुल जैसे ही 7 फीट की खुदाई की, जो कि खुदाई का काम काफ़ी समय से चल रहा था। माननीय स्पीकर साहब ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था खुदाई का कार्य के लिए, और उस दिन कई लोगों के मन में शंका भी थी कि पता नहीं सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, परंतु आज साक्षात रूप में सरस्वती नदी की धारा ऊपर आ गई है। पिंजौर स्थित HMT फैक्ट्री को इस साल बंद कर दिया गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में यहां काम करने वाले कामगारों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। गौरक्षा कानून को कड़ाई से लागू करने का प्रयास हुआ। इसके लिए विशेष गौ रक्षक टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला हुआ। गौरक्षा अभियान के ही बीच मेवात जिले में बिरयानी बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला। इसके साथ साथ गुड़गांव के सर्वांगीण विकास के लिए गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया गया। इसका नाम बाद में गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कर दिया गया। इससे पहले गुड़गांव बरसात के मौसम में पानी में डूबा नजर आया। इस दौरान वाहनों का अभूतपूर्व जाम लगा और लोग कई घंटे तक जाम में फंसे रहे। तो ये थी हमारी खास पेशकश अलविदा साल 2016, जिसमें हमने हरियाणा के कई मुद्दों पर विचार चर्चा की, चाहे वो हरियाणा की सियासत हो, प्रदेश की सरगर्मियां हो, घटनाएं हो, समारोह हो। तो कुल मिलाकर संजय कहा जा सकता है कि काफ़ी अच्छा साल रहा है कुछ घटनाओं को छोड़कर। बिल्कुल, हरियाणा के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि 1-2 घटनाएं ऐसी भी हुई जिनको भूलना चाहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि साल 2017 हरियाणा के लिए और खुशियाँ और खुशहाली लेकर आएगा। हमें दें इजाज़त। अलविदा साल 2016।